सुरेश एक बढ़ई था जो जंगल से लकड़ियां लाकर उनसे खूबसूरत फर्नीचर बनाया करता था। सुरेश का हुनर पुरजलाल था, लेकिन उसे कभी भी अपने काम की सही कीमत नहीं मिलती। सुरेश भाई, मैं इस मेज के बस 1000 रुपये ही अदा कर पाऊंगा। ठीक है भाईजान, चलेगा। सुरेश पूरे माह में बस 2 या 3 हजार रुपए ही कमा पाता था और वो सारे पैसे अपनी बीवी शोभा के हाथ में रख दिया करता था। ये लो, इससे घर का अनाज ले आओ। ठीक है, लेकिन अब आपको थोड़ा ज्यादा कमाना होगा। क्यों? क्योंकि हमारे घर एक जल्द ही नया मेहमान आने वाला है। वाकई? हाँ। शोभा, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं कितना खुश हूँ। शुक्रिया शोभा, अब ज्यादा क्या, मैं दिन रात काम करूंगा, अपने बच्चे को सारी जरूरियात अता फरमाऊंगा। तुम फिक्र ना करो शोभा, और आज से घर के सारे काम भी मैं ही करूंगा। अरे नहीं नहीं, घर के काम मैं ही कर लूंगी। वैसे भी काम करना बच्चे के लिए अच्छा है। तुम तो बस खाना बनाना, बाकी तो मैं ही करूंगा, और मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। सुरेश की खुशियों का ठिकाना नहीं था। उसी रोज से उसने घर का सारा काम करना शुरू कर दिया। अगर शोभा किसी काम को हाथ लगाती तो सुरेश उसे डांटा करता था। शोभा, तुम्हें मना किया था ना मैंने ये सब करने से। मैंने कहा ना मैं कर लूंगा। लेकिन आप काम करें और मैं बैठी रहूं, ये बात मुझे जायज नहीं लगती। तुम्हें जायज लगे या ना लगे, लेकिन ये तुम्हारे लिए बेहतर है और हमारे होने वाले बच्चे के लिए भी। अब जाओ, बैठो वहाँ। डांट सुनकर शोभा एक कोने में बैठ गई और सुरेश ने सारे काम निपटा दिए। सारे काम खत्म करके सुरेश शोभा के साथ बैठ गया और ढेर सारी गुफ्तगू करने लगा। दोनों अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचकर बहुत खुश थे। सुरेश अपनी बढ़ईगिरी का काम भी किया करता था और घर का सारा काम भी, लेकिन वो खुद बेहद खुश था। वक्त गुजरा और शोभा ने एक बेहद खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। सुरेश ने अपनी बेटी को गोद में ले लिया और उसके आंसू बहने लगे। अरे आप रो क्यों रहे हैं? रो नहीं रहा, ये तो खुशी के आंसू हैं। सुरेश ने अपनी बच्ची का माथा चूमा। ये सुरेश की जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। कुछ रोज बाद सुरेश और शोभा अपनी बेटी को घर ले आए। अब सुरेश पूरे वक्त बच्ची के आसपास ही रहता था। ये गर्मियों का मौसम था और सुरेश की छोटी सी परी गर्मी से परेशान थी। ये क्यों रो रही है? क्या इसे भूख लगी है? नहीं, अभी तो दूध पिलाया है। तो फिर ये रो क्यों रही है? शायद इसे गर्मी लग रही है। शोभा ने बच्ची को लपटा हुआ कपड़ा खोल दिया और बच्ची थोड़ी सी सुकून में आई। कुछ देर बाद वो फिर से रोने लगी। अस्पताल में पंखा था, इसलिए वहाँ सुकून से सोया करती थी। यहाँ हमारे घर में पंखा क्या, बिजली का भी अता पता नहीं है। मैं अभी आता हूँ। सुरेश अपने पड़ोसी के घर गया और उसने बिजली की बात की। उसका पड़ोसी बिजली देने को तैयार हो गया। सुरेश को हर महीने पड़ोसी को 300 रुपए अदा करने थे। बिजली की एक तार सुरेश पड़ोसी के घर से अपने घर तक खींच लाया और उस पे बल्ब लगा दिया। बिजली तो आ गई, अब पंखा खरीदना होगा। पंखा कम से कम 1000 रुपए का तो होगा ना। सुरेश ने अपने जेब टटोली तो उसके पास सिर्फ 100 रुपए थे। कोई बात नहीं, अब जब कहीं से पैसे आएंगे तो आप पंखा खरीद लेना। सुरेश ने बच्ची की जानिब देखा। बच्ची गर्मी से परेशान थी। मैं देखता हूँ, कहीं पुराना पंखा मिलता है क्या? ठीक है। सुरेश कबाड़ की दुकान में पहुँचा। अरे भाईजान, आपके पास कोई पुराना पंखा है क्या? हाँ, एक है, लेकिन उसकी बॉडी खराब है, लेकिन मोटर चल रहा है। तुम्हें चाहिए तो ले लो, बॉडी बदल लेना। कबाड़ी ने सुरेश को एक पुराना सीलिंग फैन दिखाया जिसकी बॉडी टूटी हुई थी। क्या दाम है इसका? वैसे तो 100 रुपये है, लेकिन इसकी बॉडी इतनी टूटी हुई है, इसलिए तुम 50 रुपये दे दो। ठीक है। सुरेश ने उस आदमी को 50 रुपए दे दिए और वो पंखा खरीद लिया। पंखा खरीद कर सुरेश हार्डवेयर की दुकान पर गया।
अरे भाईजान, इस पंखे की बॉडी और ब्लेड कितने के पड़ेंगे? अरे ये तो बहुत पुराना मॉडल है, इसकी बॉडी तो बहुत महंगी है। बॉडी और ब्लेड मिलाकर 1,000 रुपए लगेंगे। क्या? 1,000 रुपए सुनकर सुरेश चौंक गया। इतने सारे पैसे वो कहाँ से लाता? इसलिए वो चुपचाप अपने घर की ओर चल पड़ा। आप पंखा ले आए? ले तो आया, लेकिन इस पंखे की बॉडी टूटी हुई है और इसमें नए ब्लेड लगाने पड़ेंगे और उसकी कीमत 1,000 रुपए है। बाप रे, इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुरेश ने उस पंखे को जमीन पर रख दिया और सोचने लगा कि वो उस पंखे के साथ क्या कर सकता है। अगर मैं इस पंखे की बॉडी और ब्लेड लकड़ी से बनाऊं तो? क्या ऐसा मुमकिन है? मैं कोशिश तो कर ही सकता हूँ ना। और वैसे भी गुड़िया गर्मी से बहुत परेशान है। सुरेश पंखा लेकर बाहर आया और अपने सामने पड़े लकड़ी के शाक से पंखे की बॉडी बनाने लगा। वो बहुत बारीकी से काम करता रहा और कई घंटों बाद आखिर उसने लकड़ी से बॉडी और ब्लेड बना लिए। उसने पंखे को लगाया। ये हुई ना बात। सुरेश अपने लकड़ी के पंखे को घर के भीतर ले गया और उसे छत से टांग दिया और बिजली का कनेक्शन लगा दिया और फिर बटन दबाते ही पंखा घूमने लगा। अरे वाह! और रोती हुई बच्ची फौरन पुरसुकून हो गई। मेरी कोशिश कामयाब हुई। हाँ देखिए, ये पुरसुकून हो गई। भगवान करे मैं इसे सारी जरूरियात अता फरमाऊं और एक अच्छा वालिद बन सकूं। आप अच्छे वालिद हैं। बच्ची खुश थी और इसलिए शोभा और सुरेश भी खुश थे। अगले रोज उनके घर पे ग्राम पंचायत का ऑफिसर आया। क्या आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है? हाँ हाँ, तशरीफ लाइए। वो ऑफिसर घर में दाखिल हुआ। हमारी बेटी हुई है। कल पैदा हुई है ना? हाँ। तभी ऑफिसर का तवज्जो ऊपर घूम रहे लकड़ी के पंखे पर गया। ये कैसे मुमकिन है? क्या ये वाकई लकड़ी का है? हाँ, मैंने खुद बनाया है। पुरजलाल, बहुत खूब। मैंने पहले लकड़ी की ऐसी हुनरमंदी नहीं देखी। ये हुनरमंदी नहीं, मजबूरी है जनाब। सुरेश ने ऑफिसर को बताया कि क्यों उसने लकड़ी का पंखा बनाया। उस ऑफिसर ने लकड़ी के पंखे की और सुरेश के खानदान की एक तस्वीर ले ली और उसी वक्त उनकी पूरी कहानी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। इससे क्या होगा जनाब? क्या होगा तुम्हें जल्द ही इसका इल्म होगा। अब मैं चलता हूँ, वापस जरूर आऊंगा। लकड़ी के पंखे का फोटो और सुरेश की कहानी वायरल हो गई। लोग सुरेश की मदद करने आगे आ गए और सभी ने ऑफिसर के खाते में पैसे भेजे। कुछ रोज बाद ऑफिसर पैसों का बैग लेकर सुरेश के घर आया। तुम्हारा किस्सा पूरी दुनिया के दिलों को छू गया और देखो, सबने तुम्हारी मदद करने के लिए कितने पैसे भेजे हैं। तुम अपनी बेटी को सारी खुशियां दे सकते हो। सुरेश और शोभा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन लोगों ने उम्मीद भी नहीं की थी कि ये सब मुमकिन है। सुरेश के खानदान की जिंदगी संवर गई। अब सुरेश ने अपनी बेटी के लिए सारी सहूलियात खरीद ली थी। वो खुश था।